डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज है ये बीएससी एवं बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उन दोनों के लिए ये क्या है, हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है। यहाँ पर अब हम जो प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं वो बीएससी एवं बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उसके पार्ट सेकंड के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो उसकी यूनिट नंबर 3 थी उसका चैप्टर नंबर जो 4 उससे रिलेटेड था यूनिट नंबर 3 से, तो उसकी हमने 4th ए एक्सरसाइज के 2 या 3 शायद हमने वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व की थी अनसोल्ड। आज हम उसकी जो लास्ट वाली जो कि हमारी इंपॉर्टेंस जो बात करें प्रॉब्लम्स की, तो उन प्रॉब्लम्स में से आज हमारे जो 20वें नंबर की जो प्रॉब्लम है आज हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारी क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर इस पर दे रखा है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, जहाँ पर डी का मतलब आप सभी जानते हैं कि डी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर एक्स है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो यहाँ पर वाई है। तो यहाँ पर जो डी था वो क्या था, डी अपॉन डी एक्स था। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, समघात रैखिक अवकल समीकरण है। हमारे पास जो प्रश्न हमको 20 नंबर का जो प्रश्न हमारा वो कौन सा है, समघात रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, समघात रैखिक अवकल समीकरण। अब आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास प्रॉब्लम समघात अवकल समीकरण की आती है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सर्वप्रथम हमें इस प्रकार को क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए इसको बनाना पड़ता है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज में लेना पड़ता है और उस सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं कि z इक्वल टू log x, क्योंकि उसकी वजह से ये जो हमारे पास चर गुणांकों की या जो समघात रैखिक अवकल समीकरण है ये कन्वर्ट हो जाती है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में। यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि माना वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि z इक्वल टू क्या है log x। ठीक है, क्योंकि x यहाँ से हट जाएगा, x की जगह वेरिएबल z आ जाएगा और ऐसा करने पर यहाँ से जो x है वो भी हट जाएगा और वो d किसी अन्य रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसकी जगह क्या लिखूं मैं यहाँ पर e की पावर z, कि जहाँ x होगा वहां क्या लिख सकते हो e की पावर z, एवं जहां log x हो वहां क्या लिख सकते हो z लिख सकते हो। एवं जो भी चेंजेस इसमें पॉसिबल हो सारे चेंजेस हम इनकी हेल्प से वहां पर करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाला जो रूप होता था उसको किस तरीके से हम जेड की फॉर्म में चेंज करते थे, तो वहां पर हमारे पास की जब इस तरीके का होता था, क्योंकि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ करता था तो उसको मैं इस तरीके से लिखता था डी डी माइनस वन साथ में वाई। जहां पर जो डी आपको दिखाई दे रहा है उस डी का मतलब होता था डी अपॉन डी जेड, यानी ये जो डी है वो कन्वर्ट किस में हो जाता था, वेरिएबल जेड में ये कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर इसमें ये चेंजेस करने, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले हम यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए डी नाम के जो हमारे पास सिंबल है इसको हम यूज में ले लेते थे और जहां पर डी का मतलब क्या होता था डी अपॉन डी जेड। लेकिन अब की बार हमें प्रश्न में ऑलरेडी डी दिया गया है तो इसे किसी अन्य आप सिंबल्स में इसको आप लिखो। ठीक है, तो डी के अलावा आप कुछ और ले सकते हो, आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी और वेरिएबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं इसको थीटा के द्वारा यहाँ पर ले रहा हूँ। तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब हमारे पास इस तरीके की समीकरण है तो इस समीकरण को मैं अचर गुणांकों की समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर इसको अन्य रूप में लूंगा। और वो अन्य रूप क्या होगा, यहाँ पर वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारा बन जाएगा थीटा एंड थीटा माइनस वन पहले वाला, दूसरा बन जाएगा माइनस 3 थीटा और लास्ट वाला प्लस 1 इस तरीके। और साथ में y इक्वल टू क्या हो जाएगा log x की जगह क्या आ जाएगा z और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन z प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x। अब डिवाइडेड बाई x है तो x की जगह क्या लिख पाएंगे e की पावर z इस तरीके से। तो ऐसा करने पर हमारा जो ये चर गुणांकों की समीकरण थी ये अचर गुणांकों की समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो आगे और सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 3 थीटा प्लस 1 और बाहर क्या है y। यहाँ से देखा तो ये जो नीचे वाला था यानी सबके साथ एलसीएम लिया गया था तो इसको मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, ऊपर। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस z और यहाँ से आ जाएगा z साइन z प्लस 1 इस तरीके से, z साइन z प्लस 1। ठीक है, यहाँ से इसको यदि मैं और सोल्व करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा कि थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 1
साथ में y इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड, यहाँ से आ जाएगा जेड साइन जेड प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जो ये समीकरण मिली है ये कंप्लीटली क्या है, ये अचर गुणांकों की समीकरण है। तो मैं इस समीकरण को नाम ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 पूर्णतः अचर गुणांकों, पूर्णतः अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण, पूर्णतः अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसी समीकरण को आप स्टडी पिछली एक्सरसाइज जो हमारी यूनिट नंबर 2 थी उसमें भी इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो वहां से इस चीज को सीधा हम वहां से अध्ययन कर लेते हैं वहां पर कि जो हम समीकरण 1 नंबर को हल करना चाहते हैं, इस प्रकार की समीकरणों को हल करना हम लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 में उनको अच्छे से सीख चुके हैं कि किस तरीके से इस तरीके की जो हमारे पास अचर गुणांकों की जो समीकरण होती है, या सीधी बात की जाए कि जो सिंपल रैखिक अवकल समीकरण होती है एनकोटी की, उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, ये हम यूनिट नंबर 2 में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर उसी मेथड को यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका CF निकालना पड़ेगा, फिर PI निकालना पड़ेगा। अब बार बार CF को निकालने के लिए हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं कि इसको आप 0 के लिए करो यहाँ पर, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब हमें इस CF निकालने से पहले हमें बहुत सारी प्रक्रिया करनी होती है, तो उन सब चीजों को आप नेगलेक्ट करके इस तरीके से डायरेक्ट आप CF उसका लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के CF के लिए, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, समीकरण 1 के CF के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इसका क्या लिखना पड़ेगा, सहायक समीकरण लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया कि इसका क्या लिख सकते हो आप, सहायक समीकरण आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा जानते हैं कि थीटा के स्थान पर m रखना पड़ेगा और y के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, इसको क्या कंसीडर करना पड़ता है 0। तो वो सब चीजों को हम छोड़कर डायरेक्ट हम हमारे वैल्यू पे आ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऐसे m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से, और बराबर 0। इसे सोल्व करना है यहाँ पर। इसको सोल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि 1 1 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए ताकि उनकी जो वैल्यू है -4 आए। ठीक है, गुणा करने पर तो 1 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, -4। तो इस तरीके का तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसको सोल्व करने में। तो क्यों ना आप इसको थोड़ा सा रफली वर्क करके श्रीधराचार्य जो मेथड है उससे थोड़ा आप इसको पहले सोल्व कर लो। तो यहाँ से आप श्रीधराचार्य इसको देखोगे तो उसके 2 टुकड़े क्या पॉसिबल है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का b यानी प्लस का 4 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 16 माइनस का 4ac यानी कितना आ जाएगा, ओनली 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस माइनस 16, 16 में 4 गए 12, 12 को कैसे लिखा जाता है 2√3 अंडर रूट लेने पर, और डिवाइडेड बाई 2, 2 से काट दिया यहाँ पर, तो कितना आ गया 2 प्लस माइनस √3। तो ये हमारे पास उन दोनों एमओ की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये रफली वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, आप भी थोड़ा रफ में कीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इन एमओ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि m1 बराबर हो गया 2 प्लस √3 एंड m2 हो गया 2 माइनस √3। अब m1 के लिए देखिए आप किस तरीके से CF लिखोगे। तो हमारे पास इसके फैक्टर लिखने की बात यदि आती है तो फैक्टर किस तरीके से लिखूंगा मैं, m माइनस पहला रूट क्या था इसका 2 प्लस √3, तो इसको घटा दिया, ये तो पहला वाला हो गया। ये ध्यान रखना ये दोनों एक साथ है, ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि जैसे मैं m को इसको 0 के बराबर करूंगा तो वही मान मुझे मिल जाएगा जो यहाँ पर मिला था। कोई अंतर आएगा इसमें, कोई अंतर नहीं आया। दूसरा देखो m इसको कैसे लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 0। तो हमें दोनों के दोनों m के लिए जो फैक्टर वाला जो तरीका था हमारा इस तरीके से होता है यदि ज्ञात करते थे, लेकिन इनको हम बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने ऐसे अभी तो सोच भी नहीं सकते, इतना लेंथी था वहां पर। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से श्रीधराचार्य के हेल्प से हम एमओ का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा खोल कर बताया, अदरवाइज हमारे एम के मान यही काम हमारा हो जाएगा यहीं पर, इन्हीं से यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर इसका CF लिखूँ, यहाँ पर ये लाइन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताइए कि यदि मैं इसको डायरेक्ट फैक्टर के तरीके से तोड़ता, यानी मैं इसको a को ऐसे 2 भागों में बांटता तो वो दोनों भाग इस तरीके के होते थे। ठीक है, अब बात आती है आगे। अब CF लिखने की बात आती है, CF कैसे लिखेंगे, C1e की पावर m1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3, और 2 प्लस √3 के साथ क्या आ जाएगा z क्यों आएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन किसमें z में। दूसरा आ जाएगा C2e की पावर 2 माइनस √3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा z, इस तरीके से कि C1e की पावर 2 प्लस √3z, और दूसरा क्या आ जाएगा C2e की पावर 2 माइनस √3z, इस तरीके से। हो गया सारा काम हमारा। अब देखते हैं आगे।
अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन का जो आंसर देना था वो x के पदों में देना था यहाँ पर। तो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, C1 को तो आप एज इट इज रहने दो, इसको कैसे तोड़ दिया आपने कि e की पावर 2z एक तो, और एक क्या आ जाएगा डॉट e की पावर √3z, इस तरीके से दोनों के साथ c, यहाँ पर भी इसी तरीके C2 e की पावर 2z और डॉट e की पावर -√3z, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आप अपना रिजल्ट देखो कि किस तरीके का रिजल्ट हमारे पास शेष रहता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसको कि हमारे पास जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर कि CF बराबर आ जाएगा, यहाँ से दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से e की पावर 2z कंप्लीट कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया e की पावर 2z को क्या ले लिया बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा C1, अंदर क्या रहा C1 और साथ में क्या रहा e की पावर √3z, इस तरीके से। दूसरे में क्या रहा C2 e की पावर -√3z, लिख लिया दोनों को। यहाँ से हम जानते हैं इसको यदि x के पदों में लिखूं तो e की पावर 2z है, यहाँ से देखो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ तो बनेगा x² और यहाँ क्या बनेगा e की पावर 2z, तो क्या आ जाएगा ये तो बन जाएगा पहला वाला पद तो x²। दूसरा देखा C1 e की ये क्या बन जाएगा यहाँ पर √3, यानी यहाँ पर भी √3 ले लो, यहाँ पर भी √3 ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर √3, यहाँ से क्या आ जाएगा C2 x की पावर -√3। हो गई सारी चीजें, यानी हमने हमारा जो प्रश्न है उसको कंप्लीटली किसमें चेंज कर लिया x के पदों में। तो ये हमारा कंप्लीट हमें क्या मिल गया CF मिल गया। अब बात आती है PI फाइंड आउट करने, तो PI पर आ जाओ। तो PI को व्यवस्थित कैसे करते हैं कि PI को व्यवस्थित करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले 1/f थीटा, क्योंकि हम थीटा के रूप में ले रहे हैं ना, इस वजह से। यहाँ हमारा जो QX था QX की जगह क्या आ जाएगा QZ आ जाएगा, सभी का मान लिख लेंगे तो PI बराबर क्या आ जाएगा, PI बराबर होगा हमारा 1/f थीटा। f थीटा नोट करो, f थीटा क्या आ जाएगा देखो वहां से θ² माइनस का 4 थीटा और प्लस का 1। QZ की बात की जाए तो QZ क्या आ जाएगा e की पावर -z, यहाँ से आ जाएगा z sin z प्लस 1, इस तरीके से e की पावर -z z sin z प्लस 1, इस तरीके से। अब आपको यदि याद हो तो इसकी जगह हमने यहाँ पर एक रूप पढ़ा था इस तरीके से कि हमारा जो विशिष्ट समाकलन हमने वहाँ पर याद किए थे यूनिट नंबर 2 में, तो वहाँ पर हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट भी था कि e की पावर ax डॉट v, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 थी, जहाँ पर सबसे पहले हम इसको हटाते थे। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता था कि जहाँ d होता था तो उस d में इस a को जोड़कर हम लिखते थे यहाँ पर, यानी क्या कर देते थे जो fd था पहले उसको fd+1 हमने वहाँ पर किया था। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ करनी पड़ेगी, जो आपने वहाँ किया था वही काम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। आगे देखिए, तो यहाँ से जब मैं इसको e की पावर -z को बाहर लूंगा तो e की पावर -z बाहर आ चुका है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि जो थीटा था वो थीटा क्या बन जाएगा θ-1 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या बन जाएगा -4 θ-1 बन जाएगा, और क्या आ जाएगा +1, यहाँ से क्या आ जाएगा z sin z प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व यदि हम करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर -z डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा θ², यहाँ पर आ जाएगा -2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पर -4 थीटा प्लस का 4 प्लस 1, इस तरीके से। बस खोल रहे हैं कुछ नहीं इसको, और लास्ट में +1, ये तो हो ही गया था हमारा 4 प्लस 1, ये इसको खोलने पर आ रहा है। और यहाँ क्या रहा z sin z। अब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हो यहाँ पर e की पावर 0z के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1, और 1 को कैसे लिखा जा सकता है e की पावर 0z के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा e की पावर -z, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 6, तो θ² माइनस के 6 थीटा एंड प्लस का 6, और यहाँ पर आ जाएगा z sin z प्लस e की पावर 0z। अब ये जो था ये e की पावर -z ये पूरे के ऊपर वर्क करेगा, यानी पूरे के ऊपर भार गुणा के रूप में होगा ये। तो अब हमें इन दोनों पदों को सोल्व करना है। अब पहले पद की यदि बात कर रहा हूँ तो पहला पद तो आपका कौन सा है, यदि आपको याद होता हमने एक विशिष्ट रूप यानी जो लास्ट का अंतिम जो विशिष्ट रूप था वो इस तरीके का पढ़ा था कि x और x के साथ v आ जाए,
या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ b आ जाए, या एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के साथ b आ जाए। इस तरीके के हमने वहां पर जो अंतिम जो हमारे पास विशिष्ट रूप था किसका, विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने का, वो हमने वहां पर पढ़ा था। तो शुरुआत वाले सबसे पहला वाला है कौन सा, एक्स वी वाला। तो एक्स वी वाले को हम कैसे करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये तो करेगा एक्स का काम और ये किसका काम करेगा, वी का। जहाँ पर हमने मेंशन किया था वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल जेड, और यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, तो उस तरीके से हमारे पास ये होगा। तो आगे बात की जाए यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस जेड। यहाँ से क्या करेंगे, आप जेड को छोड़ देते हो तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, थीटा स्क्वायर माइनस का 6 थीटा प्लस 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन जेड, इस तरीके से। और आगे यदि आप आते हो यहाँ पर, तो हमें और क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास रिमेनिंग जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसका अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ याद आया आपको वो मेथड, वो कुछ इस तरीके का था कि जो भी आपके पास एफ डी होता था, उस एफ डी का हम अगेन क्या करते थे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी। तो हमारे पास एफ डी की जगह क्या थीटा है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जो भी आपके पास वैल्यू आ जाती है उसके ऊपर किसका अप्लाई कर देंगे, फिर वी। वी कौन है यहाँ पर, साइन जेड, तो साइन जेड को हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले में क्या है, ई की पावर 0 जेड है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर जेड का जो गुणांक होगा उसको हर जगह थीटा की जगह लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो अलग से हो गया ना पद, ये तो अलग रह गया और ये पद अलग से हो गया, तो इस वाले को अलग से हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। तो जैसे ही पूरे इस नीचे वाले के ऊपर जब ये अप्लाई होगा, तो ये क्या है, ई की पावर ए एक्स जैसा है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। तो 0 को कहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपका डी होगा वहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डी है नहीं, डी की जगह क्या है, थीटा है, तो थीटा की जगह उसको लिख देंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ सिर्फ 1/6। तो अंतिम पद आपको क्या मिलेगा, 1/6, और पूरे को ब्रैकेट बंद, क्योंकि सबके साथ क्या लगा हुआ है गुणा के रूप में, ई की पावर माइनस जेड, तो वो सभी के साथ होगा। हो गया यहाँ तक, आप समझिए आगे। इससे आगे की यदि हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ से ई की पावर माइनस जेड, यहाँ से देखो जेड का मल्टीप्लाई कितना है, 1, तो 1 को मैं कहाँ लिखूंगा, थीटा स्क्वायर की जगह, तो कितना आ जाएगा, 1/थीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, माइनस का 6 थीटा और प्लस का 6, इस तरीके से, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन जेड। हो गया पहले वाला कंप्लीट। अगले वाले की बात करो, यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब विद रेस्पेक्ट टू थीटा की यदि बात आ जाती है, उसको डिफरेंशिएट करने की बात आती है, तो आपका जो रूप है कुछ इस तरीके से समझना होगा आपको कि मैं इसको क्या मान सकता हूँ कि 1/x जैसे मान सकता हूँ, मान सकते हैं। और हमें पता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x²। ठीक है, तो पहले तो उसकी तरह कर लेंगे, लेकिन वास्तव में x थोड़ी था है, तो जैसे ही बात आती है इसको डिफरेंशिएट करने की, तो दोबारा इसको क्या मान लेंगे हम, x मानकर इसको क्या करेंगे, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू उसका फिर से डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा उसको गुणा कर देंगे उससे, वहां पर ऐसा होता है यहाँ पर। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसको x मानकर क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन, यानी 1/x का जैसा डिफरेंशिएशन होता है उसी प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/θ² माइनस का 6 थीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर, हो गया माइनस का 1/x²। लेकिन ये x नहीं था, x की जगह क्या था, पूरा पूरा x² माइनस 6x, ये मैं x कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, थीटा है, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब इसकी बात आएगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2θ माइनस के 6, इस तरीके से। हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक का डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या लगाना होगा, v, और v यहाँ पर कौन है, साइन जेड, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, हम वैल्यू पुट करेंगे साइन जेड। हो गया कंप्लीट। आगे कितना है, 1/6 और ब्रैकेट बंद, ये हमारा कंप्लीट काम हो गया। अब बारी बारी से इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आती है, e की पावर माइनस जेड, हो गया z हमारे पास ये ऐसा कैसा रहेगा, 1 यहाँ पे आ गए 6, तो कितना आ गया, यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 5 माइनस के 6 थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन जेड। लेकिन आप लोग जानते हो कि ये केवल थीटा है, थीटा कोई काम कर नहीं पाएगा, तो या तो इसको θ² बनाओ या इसको कैसे कैसे सोल्व करो, यहाँ पर ऐसा होता है ना। तो हम इसको θ² बना देते हैं ताकि हमारे पास इसको इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो θ² बनाने के लिए ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव साइन वाले इसी प्रकार के स्टेप से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, देखो ऊपर इसका कॉन्जुगेट क्या बन सकता है, 5 + 6 थीटा। अब जब 5 + 6 थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करोगे, और नीचे करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a + b एंड a - b का। और जैसे ही वो फॉर्मूला बन जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा 6 × 36, यानी इसका भी स्क्वायर और थीटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, ठीक है।
आगे हमारे पास साइन जेड है ही। अब आगे चलो यहाँ पर, यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि इसमें से मैं ऊपर से थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ऊपर से यदि मैं थीटा कॉमन ले लेता हूँ, चाहे आप पूरा पूरा -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्या, थीटा -3 ऊपर, ध्यान रखना ऊपर क्या रहेगा, थीटा -3। नीचे की बात की जाए तो नीचे हमारे पास साइन जेड, इसके ऊपर फिर से इस पर अप्लाई कर दो, क्योंकि जो साइन जो ax हो चाहे साइन कोस ax हो, वो तब तक वर्क करते रहते हैं जब तक कि वहां पर थीटा स्क्वायर जैसे पद या डी स्क्वायर जैसे पद वहां पर हो। यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो स्क्वायर या स्क्वायर से अधिक पावर्स का यदि हो या अधिक कोटि का हो, तो उस कंडीशन तक वो वहां पर कार्य करते रहते हैं जब तक कि वो डिनोमिनेटर में यानी हर में है वहां पर, तब तक वो। अगर यदि वो अंश में होते तो वहां पर सीधा डिफरेंशिएशन हो जाता। तो अभी भी हमारे पास थीटा स्क्वायर है, तो थीटा स्क्वायर के ऊपर मैं जब इसको अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ से फिर से क्या दे देगा वो -1, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 थीटा और यहाँ से आ जाएगा +1, और अभी भी क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, और साइन जेड यानी अभी भी वो पूरा नहीं हटा है ऐसे, और प्लस का 1/6 इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने इसको इस तरीके से अरेंज करके लिख लिया। एक बार आप इसको यहाँ तक समझ लो, फिर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा के फिर आगे कोशिश करते हैं इसको करने की। हो गया? हो गया सभी का? अब देखिए आगे हम इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटाकर यहाँ करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारे पास तो यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे इसको यदि मैं लिखूँ यहाँ पर तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास होगा e⁻z ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगा -1 की हेल्प से कितना हो जाएगा ये +1। तो पहले वाला पद क्या हो जाएगा z, ऊपर बचेगा हमारे पास 5 + 6 थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 25 + 36, तो 25 + 36 को जोड़ा तो 1, इधर से देखा तो 61 हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए 61। पता है ना क्यों हुआ, क्योंकि फिर से थीटा स्क्वायर आएगा, तो थीटा स्क्वायर की जगह यहाँ इस z का जो गुणांक है यानी -1 यहाँ पर आएगा, तो -1 की हेल्प से किसका हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। आगे कितना है साइन जेड है यहाँ पर, हो गया कंप्लीट। उससे आगे गए यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए यहाँ हमारे पास था -2, तो -2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थीटा -3 इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब नीचे देखो यहाँ पर, तो नीचे हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास था 5 - 6 थीटा, और 5 - 6 थीटा के ऊपर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर को खोल लो, तो 5 - 6 थीटा, तो 5 पर कितना आ जाएगा 25, फिर कितना था 6 थीटा का हो जाएगा 36 थीटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके आगे क्या मिलेगा आपको, 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो यानी 5 × 6 = 30, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हो जाएगा ना 2ab के नियम से, तो 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो 2, a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 6 थीटा, तो 6 × 5 = 30, 30 दूना 60, तो कितना आ जाएगा 60 थीटा यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। और देखिए और कुछ बचा हो तो हो गया ये भी कंप्लीट। आगे कितना है यहाँ पर साइन थीटा। अब हमने इसको खोलकर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें थीटा स्क्वायर की अभी भी जरूरत है, क्योंकि थीटा स्क्वायर को यहाँ से हटा सकते हैं उसकी हेल्प से। और आगे कितना है 1/6, तो 1/6 को यहाँ पर फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब साइन जेड को इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया,
तो e की पावर माइनस जेड, यहाँ से आएगा जेड, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 साइन जेड, यहाँ से देखो 6 थीटा, तो क्या आ जाएगा 6 थीटा। थीटा का मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो थीटा को जो मेंशन किया था वो थीटा था डी अपॉन डी जेड, यानी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर था। यहाँ से साइन जेड है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा साइन जेड का कोस जेड, और डिवाइडेड बाई कितना है आपका 61, ठीक है। इस तरीके से माइनस, यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ से भी यदि हम माइनस कॉमन ले ले तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस थीटा लिख सकता हूँ इसको। यदि यहाँ से मैं माइनस ले लेता तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ तो 3 माइनस थीटा, अपोजिट कर दिया। यहाँ से देखो 25 एज इट इज रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या था, ये जेड था, थीटा नहीं था, ये क्या था जेड था। तो जेड का भी मल्टीप्लाई कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1, और माइनस उसको नेगेटिव लगाएंगे तो -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1, -1 की वजह से कितना हो जाएगा माइनस का 36, और आगे कितना है माइनस का 60 थीटा। इस तरीके से साइन जेड प्लस 1/6। और आगे देखिए यहाँ पर, और आगे यदि बात करें यहाँ पर, तो ये तो हमारा सोल्व हो ही गया था लगभग यहाँ, तो इसको देखते हैं हम। तो इसको सोल्व करने के लिए आप देखोगे e की पावर माइनस जेड, यहाँ से आ जाएगा जेड, यहाँ से आ जाएगा 5 साइन जेड और 6 कोस जेड अपॉन 61। यहाँ से हमारे पास क्या होगा 2 3 माइनस थीटा। यहाँ से देखो, यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बताइए। यहाँ से आपको मिलेगा 25 में से इसको घटाएंगे कितना आ जाएंगे 5, यहाँ से 6, वहाँ से 11, तो हमें नेगेटिव का कितना मिलेगा 11। तो मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, -11 में से और यहाँ से भी, तो 11 प्लस कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको थीटा, ठीक है ना। बिल्कुल जो हमारे पास नेगेटिव था दोनों में से हमने यहाँ से उसको कॉमन ले लिया। अब देखिए आगे, अभी भी हमारे पास कितना है साइन जेड प्लस 1/6, और आगे देखिए यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस जेड 5 साइन जेड, यहाँ से आ जाएगा 6 कोस जेड एंड डिवाइडेड बाई 61। इस तरीके से आगे देखा यहाँ पर, तो अब इसको सोल्व करो। ये जो नीचे का जो माइनस वाला जो साइन था उसको यहाँ ले लो ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस थीटा। अब यहाँ पर इसको दोबारा या तो थीटा स्क्वायर बनाओ, ठीक है, या आप उसको जो हमने शुरुआत में यूनिवर्सल मेथड पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में उससे करो। तो इसको थीटा स्क्वायर बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट यानी इसके जो विपरीत चिन्ह वाले से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पर 11 माइनस 60 थीटा से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। जब 11 माइनस 60 थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी होगा, तो नीचे होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 11 गुणा 11 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 121, और माइनस कितना आ जाएगा 6 36 यानी 3600 थीटा स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन जेड और प्लस का 1/6। इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अब देखिए और आगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस जेड, यह आ जाएगा जेड साइन आपका 5 भी आएगा यहाँ पर 5 साइन जेड, एक आ जाएगा आपका 6 कोस जेड और डिवाइडेड बाई 61। ये तो इस तरीके से हो गया। आगे देखोगे आप तो आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जैसे मैं यहाँ पर जेड का गुणांक क्या रखूंगा तो जेड का गुणांक क्या मिलेगा मुझे -1, तो -1 की वजह से किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो 3600 प्लस 121 मिलकर कितने हो गए यहाँ पर 3600 प्लस 121 कितने हो गए, यहाँ से उसको मैं लिखूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 बटे नीचे आ जाएगा 121 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 3721, ठीक है 3721 हमारे पास आ जाएगा। और ऊपर क्या बचा, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो ताकि हमारे पास एक सिंगल लाइन में हमारे पास रिजल्ट रहेगा यहाँ पर। तो 3 से ये 11 मल्टीप्लाई होगा कितना देगा 33, फिर 3 से ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 36 18 यानी 180, और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना देगा 11 थीटा, तो 180 और 11 दोनों मिलकर कितने हो गए 191, तो माइनस का 91 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाएगा थीटा स्क्वायर वाले पद, तो प्लस के कितना आ जाएंगे 60 थीटा स्क्वायर वाले पद आ जाएंगे। इस तरीके से हो गया कंप्लीट, ये हो गया ना बिल्कुल गुणा करने पर। और देख लो कहीं गड़बड़ हो गई हो, 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 33, यहाँ से पहले वाले को मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 11 थीटा, ध्यान रखना, और जब इस वाले थीटा से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 18 यानी 180 थीटा, तो 11 प्लस 180 इक्वल टू 191, और लास्ट वाले यानी थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 60 थीटा स्क्वायर, और बाहर क्या लगा रहेगा यहाँ पर साइन जेड,
और प्लस का कितना आ जाएगा 1/6 इस तरीके से, और ब्रैकेट बंद। यहाँ से हमने देखा तो e की पावर माइनस जेड, यहाँ से आ जाएगा ये जेड, यहाँ से आ जाएगा 5 साइन जेड प्लस 6 cos जेड डिवाइडेड बाई 61। यहाँ से देखा 2/3721। अब देखिए यहाँ से पहले कोई कुछ नहीं है, पहले में कोई गुणा की नहीं, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 33, और यहाँ से आ जाएगा आपका साइन जेड, कुछ नहीं। यहाँ से एक बार उसका डिफरेंशिएशन होगा, किसकी वजह से, थीटा की वजह से। तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा कोस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 91 कोस थीटा हो गया ये भी, ठीक है। क्या हो गया 91 कोस थीटा हो गया। अब अगले वाले को यदि मैं यहाँ पर करूँ तो अगले वाले में देखो क्या आ जाएगा, साइन पहले वो कन्वर्ट किसमें, कोस में, एक बार डिफरेंशिएशन पर, और दोबारा करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा वो साइन में, तो माइनस का कितना आ जाएगा 60 साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन जेड आ जाएगा, क्योंकि जेड है ना पर हर जगह, तो कितना आ जाएगा माइनस का 60 साइन जेड, और आगे कितना था 1/6, तो 1/6 को यहाँ रख दिया, ये हमारा पूरा ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। अब कुछ नहीं है, सारा हमारे पास सारे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब सीधी सीधी हमें इसमें यहाँ पर जहाँ जहाँ जेड था उसको कन्वर्ट किस में करना है, आपको सिंपल एक्स में उसको कन्वर्ट करना है, और ऐसा करते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए आप इसको, तो आगे आपके पास क्या होगा, देखो e की पावर माइनस जेड, ये हो गया। उसके बाद था हमारा z, यहाँ पर आ जाएगा 5 साइन जेड, 5 साइन जेड, आगे कितना आ जाएगा 6 cos जेड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 61, और आगे देखा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2, तो माइनस का 2/3721। यहाँ देखो 33 में से 60 जाएंगे, कितना आएंगे यहाँ पर 33 में से 60 जाते हैं तो नेगेटिव के, और उसमें से भी नेगेटिव को क्या कॉमन ले लो, दोनों में से तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो दोनों पे सब्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और ये भी किसका था नेगेटिव का, तो इसके पास भी नेगेटिव, इसमें से जो घटेगा उसके पास भी नेगेटिव, तो दोनों में से कॉमन लेकर उसको हटा दिया हमने, आगे से यहाँ से उसको हटा दिया, तो 60 में से जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 27, ठीक है 27 रिमेनिंग रहेगा ना यहाँ पर, कितना आ गया 27। तो हमारे पास आया एक तो 27 साइन जेड, और एक क्या रहा उसका दूसरा वाला पार्ट, वो रहा हमारे पास प्लस का 191 कोस जेड, ये दोनों, और साथ में कितना रहा 1/6 और ब्रैकेट बंद। इस तरीके से हमारे पास इसका रिमेनिंग पार्ट रहा। अब देखिए और आगे यहाँ पर, अब हमारे पास सारी स्टेप कंप्लीट होगी। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, कि जो जो जेड था उसको कन्वर्ट करना है एक्स में। तो सबसे पहले इसको देखो यहाँ पहले वाले को, तो ये कितना था e की पावर माइनस जेड, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ जेड था तो जेड की जगह क्या लिखा जा सकता है, log x लिखा जा सकता है। यहाँ से आ जाएगा 5 साइन जेड, जेड की जगह क्या लिख पाएंगे log x लिख पाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 6 cos, इसको भी क्या लिख पाएंगे log x लिख पाएंगे, ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई यहाँ कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा यहाँ पर कंप्लीट, इसके नीचे 61, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, यहाँ से कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, इसको भी जो बाहर वाला था इसको आप सीधा यहीं पर लिख दो एक्स इनवर्स, ताकि वो भी यहाँ पर कंप्लीट हमारा चेंज हो जाएगा। नीचे यहाँ पर कितना था 61, तो ये तो हो गया 61, और आगे यहाँ से देखो 2 से मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 27 दूना 54, तो 54 साइन जेड, और क्या आ जाएगा 91 को इससे मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा 2, 9 दूनी 18, 8 1, तो कितना आ जाएगा 382 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 382 यहाँ पर क्या आ जाएगा cos जेड आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट में कितना था हमारा 1/6, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, कि जो हमारे पास जो पीआई ज्ञात करना था वो इस तरीके से क्या होगा कंप्लीट होगा। तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते हो तो आपके पास कोई भी मेथड ऐसा नहीं रहेगा जिससे कि आप आगे के जितने भी कठिन से कठिन यदि प्रश्न होगा तो उसको भी आप कर पाओगे, क्योंकि इस वाले प्रश्न में सभी चीजों का समावेश है। इसमें सारे जितने मेथड हमने पढ़े हैं, जहां से बात की जाए यूनिट नंबर 2 भी इसमें शामिल है, यूनिट नंबर 3 भी इसमें शामिल हो गई, तो इसको पूरा करने पर हमारे सारी चीजें यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। यानी इसको पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ भी चीजें शेष नहीं रहती। यहाँ पर क्या था, इसके साथ 3721 और था, तो यहाँ पर से गुणा में क्या आ जाएगा 3721 और आएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार,
एक्स इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/61 और साथ में आ जाएगा log x। यहाँ से हमने देखा तो एक आ जाएगा आपका 5 sin z, 5 sin log x, और क्या आ जाएगा 6 cos log x, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में कैसे आ जाएगा 1/3721, इसमें आ जाएगा 54 sin z को हमने कन्वर्ट किया था log में, तो उसको भी कर लो, वहां पर जो नहीं किया था उस काम को कर लेते हैं, sin log x। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था 382, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका cos log x, ये भी हो गया। और इन दोनों के बाद लास्ट में हमारा कितना था 1/6। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन यानी जो पीआई हमारा था वो इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमें समीकरण का यदि आंसर देना हो तो समीकरण का आंसर किस तरीके से देंगे, क्योंकि समीकरण का आंसर होता है y = CF + PI। तो CF हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था और PI आप फाइंड आउट कर लिया, तो दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो हमारे पास समीकरण का कंप्लीट जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी जो भी समीकरण हो आप और उसका क्रमांक लिखकर जो भी आपके पास हो तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, हमारी जो समीकरण थी या हमारी जो अवकल समीकरण थी चर गुणांकों वाली, उसका कंप्लीट आंसर हमारे पास होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी प्रश्न होता है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो जो हमारे मेथड यूज में आते जाएंगे उनको उसी तरीके से यूज में लेते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यदि आपसे इस तरीके का यदि आप ये क्वेश्चन को कर पाते हो बिना देखे यहाँ पर, तो इसमें लगभग हमारे जो यूनिट नंबर 2 तथा यूनिट नंबर जो 3 उसमें सारे मेथड हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, भले चाहे एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसमें सारी चीज़ों का समावेश है कि आपको इस प्रश्न को करने के बाद आपके पास एक भी मेथड ऐसा नहीं रहेगा जिसका कि आप हल ना कर सको या उसके प्रश्नों को आप हल ना कर सको वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना ताकि आपको सारे मेथड जो अब तक आप भूल भी गए होंगे थोड़ा बहुत, तो उन सभी आप उन प्रश्नों को भी आप अच्छे से कर पाओगे जो कि इस मेथड को बिलोंग करते हैं या इस मेथड से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक नए क्वेश्चन को हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जिन लोगों को इन वीडियो को देखने के बाद भी यदि कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में उन चीज़ों का मेंशन करें, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उन कमेंट्स को सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करके उनको आपको हल करा देंगे यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को। ठीक है, तो सभी को गुड बाय।